रात का समय था। एक जहाज समुद्र में हिचकोले खा रहा था। तभी एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ यात्रियों से बोला, जल्दी जल्दी करो, यह जहाज डूबने वाला है। जहाज में छेद हो चुका है, जल्दी करो। यह सुनकर तनु बुरी तरह से घबरा गई और अपने पति आकाश से बोली, आकाश, हमारा क्या होगा? अब क्या हम अभी मर जाएंगे? नहीं तनु, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखो, वो सामने एक अंकल सेफ्टी जैकेट बांट रहे हैं। बस हमारे भी हाथ आ जाए तो हम भी कूद जाएंगे। तभी सामने वाले अंकल चीखते हुए बोले, सेफ्टी जैकेट खत्म हो चुका है, शायद अब कोई नहीं बचेगा। यह कहता हुआ वह एक मोटर बोट पर बैठा और समुद्र से दूर निकल गया। अचानक जहाज में आग लग गई। आकाश, अब क्या होगा? तुम्हें पता है ना, मुझे पानी से डर लगता है। तभी जहाज के कमरे से निकलकर मोना तनु और आकाश से बोली, अरे, इसमें रोने की क्या बात है? वो देखो, सामने एक सेफ्टी बोर्ड है, इसमें बैठकर चले जाओ। यह कहते हुए मोना ने वो सेफ्टी बोर्ड समुद्र में फेंकी और आकाश को रवाना कर दिया। यह देखकर मोना के दो दोस्त अमित और सुमित गुस्से से लाल पीले हो गए। क्या पागल हो तुम? अब हम क्या यहाँ मरते रहें? क्या एक ही सेफ्टी बोर्ड थी और वह तुमने उन्हें दे दी। मोना ने दो सेफ्टी जैकेट अमित और सुमित की फेंक दी। यह सेफ्टी जैकेट मैंने चुरा कर रखा था, जल्दी से इन्हें पहनकर समुद्र से कूद जाओ। लेकिन मोना, तुम क्या करोगी? मेरी चिंता मत करो, अपनी जान बचाओ। वो दोनों तुरंत समुद्र में उतर गए। तभी अचानक धुआं बढ़ने लगा। तभी मोना की नजर एक कोने में पड़ी सेफ्टी बोट पर चली गई। मोना बिना टाइम गवाए उसमें कूद गई। सेफ्टी बोट बिना किसी लक्ष्य के एक सुनसान से टापू की तरफ बढ़ने लगी और थोड़ी ही देर में एक सुनसान टापू पर थी। ओ माय गॉड, मेरे साथ तो आसमान से गिरा खजूर पर अटका वाली बात हो गई। यह तो बहुत ही सुनसान टापू लगता है, यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? और उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई, चिंता मत करो, अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से बाहर निकल जाओगी और अगर अच्छी नहीं रही तो मुश्किल है। वैसे यहाँ एक बार जो आता है वह बाहर नहीं जा पाता। मोना ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने ब्लैक कोट पैंट पहने एक सुंदर सा लड़का खड़ा हुआ था। उसे घूरे जा रहा था, जिसकी आंखें नीले रंग की थी। कौन हो तुम और इस सुनसान टीपू पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम एंडिड है। वैसे कि तुम इस सुनसान टीपू पर क्या कर रही हो? क्योंकि यह टीपू तो मेरा घर है। मुझे मेरी बदकिस्मती यहाँ ले आई है। तुम भी उन्हीं चारों की तरह बदकिस्मत हो जो कल रात भटक कर यहाँ आ गए थे। कौन है वो? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहीं वो मेरे चार दोस्त तो नहीं? चलो मेरे साथ। एंडी मोना को घने जंगल की ओर ले जाने लगा। या तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अगर मुझ पर भरोसा हो तो मेरे साथ चलती जाओ, और अगर नहीं हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझ पर भरोसा नहीं करना तुम्हारे लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। वह कैसे? तुम इस आइलैंड पर नहीं हो, या यहाँ पर जिंदा रहना आसान नहीं है। खाने के लिए भी बहुत ढूंढना पड़ता है। एंडी के साथ काफी देर तक जंगलों के बीच चलती रही। तभी उसे दूर से एक बहुत पुराना कॉटेज बना हुआ नजर आया। इस टापू में इतना पुराना कॉटेज कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना कि यह टापू एक तरह से मेरा घर है। चलो अंदर चलते हैं। एंडी और मोना उस कॉटेज के अंदर चले गए। मोना को उसके चारों तरफ दोस्त दिखाई दिए। हमें तो लगा था कि मैं जहाज में या तो जलकर मर गई हूँ या समुद्र में डूबकर मर गई हूँ। वो तो भला हो एंडी का जो हमें इस टापू पर मिल गया, नहीं तो हम इस वीरान टापू पर हमेशा भटकते रहते।
मोना एंडी की ओर देखकर बोली, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। यह तुम्हारा शहर नहीं है, एक वीरान टापू है। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर खाने के लिए बहुत जुड़ना पड़ता है। तुम में से किसी एक को मेरे साथ चलना होगा। तभी आकाश एंडी की ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोलो कहाँ चलना है? वैसे भी यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो चुका हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर समुद्र के पास, क्योंकि मछलियाँ हमें वहाँ मिलेंगी। आकाश एंडी के साथ उस कॉटेज के बाहर आ गया। एंडी आकाश को समुद्र के किनारे ले गया। रात हो चुकी थी और समुद्र के चारों ओर हवाओं ने अपना कब्जा जमा लिया था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम मछलियों को पकड़ोगे कैसे? तुम्हारे पास तो मुझे कोई कांटा भी नजर नहीं आ रहा। आकाश ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी उस समुद्र में कूद गया। यह देखकर आकाश के हाथ पैर फूल गए। कुछ ही सेकंड में एंडी समुद्र से बाहर आ गया। उसके हाथ में दो बड़ी-बड़ी मछलियां थी, मगर उसकी आंखें रात के अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी। तुम्हारी आंखें अचानक इतनी चमकने कैसे लगी? ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीला बल्ब लगा दिया हो। तभी उस आइलैंड में अजीब तरह की भयानक आवाजें गूंजने लगी। यह आवाजें कैसी हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस आइलैंड पर हम पांचों ही हैं। न वैसे तो इस आइलैंड पर बहुत लोग हैं, लेकिन अगर तुम समझते हो कि इस आइलैंड पर सिर्फ हम ही 5 लोग हैं, तो यह सही नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, अब हम 5 से 6 हो जाएंगे। इतना बोलकर ही एंडी के चेहरे पर अचानक झुर्रियां बढ़ने लगी और वह एक बहुत ही डरावनी शक्ल में परिवर्तित हो गया। आकाश कांपता हुआ बोला, कौन हो तुम? शिकारी, मौत का शिकारी। इतना बोलकर एंडी अपने भयानक रूप में आ गया और बिजली की रफ्तार से ठीक आकाश के पीछे खड़ा हो गया। उसके दांत अचानक लंबे और बड़े आकार में हो गए। एक ही झटके में उसने अपने दोनों दांत आकाश की गर्दन में गाड़ दिया। आकाश की भयानक चीख उस आइलैंड में गूंज गई। इधर तनु कॉटेज के अंदर इधर-उधर बेचैनी में टहल रहे थे। तुम्हारे इस तरह टहलने से क्या हो जाएगा मोना? उन दोनों को गए हुए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कम ऑन यार, यह आइलैंड हमारा घर नहीं है। हो सकता है कि अभी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला हो। सुमित सही कह रहा है तनु, हम फिजूल की टेंशन ले रहे हैं। अमित ने इतना कहा ही था कि तभी एंडी और आकाश कमरे के अंदर आ गए। आकाश के हाथ में 2 बड़ी-बड़ी मछलियाँ थी। ओह माय गॉड! यह मछलियाँ तो काफी बड़ी हैं। तो फिर जल्दी करो, देर मत करो, इन्हें फ्राई करो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मोना के कहने पर तनु ने तुरंत ही कॉटेज के किचन में जाकर मछलियाँ को फ्राई करके अपने दोनों दोस्त के सामने रख दी। तभी आकाश फ्राई की हुई मछलियाँ पर बुरी तरह से झपट पड़ा और वह उन मछलियों को ऐसे खाने लगा जैसे कि वह बरसों से भूखा हो। तुम यह क्या कर रहे हो आकाश? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? आकाश भारी आवाज में मोना की ओर देखकर बोला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आकाश का बिहेवियर सभी दोस्तों को बहुत अजीब लगने लगा। मोना आहिस्ता से सुमित की ओर देखकर बोले, तुम्हें आकाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा? मोना सिर्फ परिवर्तन ही नहीं बल्कि बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तुमने आकाश की आंखें नहीं देखी, उसकी आंखें तो ब्राउन थी ना, लेकिन गौर से देखो उसकी आंखें हूबहू बिल्कुल एंडी की तरह नीली हो गई हैं। अचानक मोना को वहां पर सब कुछ असमान लगने लगा। मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इधर आकाश जानवरों की तरह मछलियां खाए जा रहा है कि तभी एंडी मुस्कुराते हुए आकाश से बोला, तुम्हारी भूख इंसानों वाले खाने से नहीं मिटेगी मेरे दोस्त। अब तो तुम भी हम में शामिल हो गए हो। आकाश भारी आवाज में एंडी को बोला, तो फिर मुझे जल्दी बताओ, अब तुम्हारी भूख इंसानी खून से मिटेगी। एंडी ने इतना कहा ही था कि तभी आकाश के दांत बड़े हो गए और अगले ही क्षण उसने उन्हें दांतों को अपनी पत्नी तनु की गर्दन में गड़ा दिया।
तनु की चीख पूरी कॉटेज में गूंज गई। यह देखकर मोना, सुमित और अमित के हाथ पैर फूल गए। तुम दोनों देख क्या रहे हो? लगता है हम किसी गलत आइलैंड पर फंस गए हैं। मोना और सुमित बड़ी ही फुर्ती से बाहर की ओर भागे। बिजली की रफ्तार से एंडी ने अमित को दबोच लिया और अमित की चीख उस कॉटेज में गूंज गई। मोना और सुमित दौड़ते हुए कॉटेज से काफी आगे निकल गए। मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि आकाश ने अपनी ही पत्नी को मार दिया। मोना, तुमने देखा नहीं, वो आकाश नहीं बल्कि पिशाच लग रहा था। सुमित ने इतना कहा ही था कि तभी पूरा आइलैंड अजीब सी आवाजों से गूंज उठा। ये कैसी आवाजें हैं? ऐसे लग रहा है जैसे इस आइलैंड पर कई सारे पिशाच जमा हो गए हों और हमारी ओर ही आ रहे हों। हमें यहाँ से भागना होगा। मोना बड़ी ही फुर्ती से अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे। तभी अचानक आकाश, अमित और तनु उन दोनों के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों की आंखें गहरी और नीली थी। तभी जंगल से अचानक बहुत ही भयानक चेहरे वाले पिशाच जैसे दिखने वाले लोग उन चारों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। या तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया तनु? तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रही हो? तभी मोना के कानों में एंडी की आवाज टकराई, जो अचानक मोना के सामने आ गया। क्योंकि अब यह तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि यह अब मौत के शिकारी बन चुके हैं। यह आइलैंड नहीं बल्कि मौत के शिकारियों का घर है और मैं इन मौत के शिकारियों का किंग हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जहाज ऐसे ही डूब गया? क्या कहना चाहते हो तुम? जब भी कोई जहाज हमारे इस मौत के शिकारी के आइलैंड के पास से गुजरता है तो मैं उस जहाज में छेद कर देता हूँ और उसमें आग लगा देता हूँ। जो लोग जलकर मर जाते हैं वह मेरे इस पिशाच की खुराक बनते हैं और जो जिंदा बच जाते हैं वह पिशाच के स्किंग की यानी मेरे खुराक बनते हैं और मेरे ही जैसे स्मार्ट मौत के शिकारी बनते हैं। चिंता मत करो, कुछ ही देर बाद तुम दोनों भी मौत के स्मार्ट शिकारियों में शामिल हो जाओगे। अचानक तनु और सुमित बहुत ही तेजी से उन दोनों के करीब आ गए। कुछ ही सेकंड में मोना और सुमित की चीख आइलैंड में गूंज गई और फिर उस आइलैंड में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।